नमस्कार, डीजे विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मन को प्रसन्न रखना हो या ईश्वर को प्राप्त करना हो, सुकून हो या शांति हो, उस सब का संबंध अगर किसी एक चीज से है तो वो है संगीत। संगीत न केवल आपके मन को प्रसन्न करता है, सुकून देता है, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र भी करता है। और संगीत ईश्वर तक पहुंचने का बहुत सरल मार्ग भी है। और जो लोग संगीत को साध लेते हैं, सुरों की साधना करते हैं, ऐसे साधक बहुत बिरले होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घोड़े की टापों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हुए संगीत के एक विशिष्ट मुकाम पर पहुंच जाए तो वो बिरला ही नहीं, बिरलतम होगा। मैं जिक्र कर रहा हूं पंडित गौतम काले का। युवा हैं, संगीतज्ञ हैं, साधक हैं, पंडित जसराज के योग्य सुयोग्य शिष्य हैं। और बचपन से उन्होंने अपनी संगीत की साधना पिता के मार्गदर्शन में, जो एक कुशल संगीतकार भी हैं, घुड़सवार भी हैं, डॉक्टर किशोर काले, उनके नेतृत्व में संगीत साधना शुरू करी, उनके मार्गदर्शन में। बाद में आदरणीय कुंदा जोशी से सीखा और फिर एक मुकाम पर पंडित जसराज स्वनाम धन्य, उनके सानिध्य और उनके चरणों में बैठकर संगीत की साधना करने वाले पंडित गौतम काले इंदौर में एक संगीत गुरुकुल भी चलाते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आपकी करियर की शुरुआत घुड़सवारी से हुई। जी। मैं शुरुआती दौर में आपको एक घुड़सवार के रूप में याद करता हूँ। मेरे जहन में जो चित्र आ रहे हैं आपके, वो घोड़े पे बैठे हुए एक बच्चे के चित्र हैं। आपको एकलव्य अवार्ड भी घुड़सवारी में मिला जी। और घोड़े की टापों की जो ध्वनि है, तगड़म 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 से सारेगामा तक, जी जी जी, ये एकदम शुरुआत कैसे हुई? क्या घोड़ों की टापों में आपको संगीत के सुरों का एहसास होता था? शुरुआत तो ऐसा मुझे अब मेरी मम्मी बताती हैं कि जब मैं उनके पेट में था तो उस समय हमारे घर के सामने एक परिवार रहता था, वो गज़लें सुना करते थे और मम्मी भी वो बैठ के गज़लें सुना करती थी। तो मुझे मम्मी अब ये बताती कि शायद संगीत वहीं से मेरे कानों में गया, पर घुड़सवारी पहले शुरू हुई। और पिताजी मुझे, मेरी उम्र करीब 3.5 या 4 साल की थी, उनके साथ ले गए और यहाँ पर श्री के.एस. राठौर थे, तो उनका एक पोनी था उनके पास। बोले, डॉक्टर साहब आप लाइए, अब गौतम को बिठाएंगे। और मैं गया और मैं राइडिंग शुरू की। उन्होंने मुझे देखा, बोले ये लड़का ज़रूर राइडिंग करेगा, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे घुड़सवार, बड़े, उनको बड़ा विक्रम अवार्ड मिला था, पुलिस में डीजीपी थे, डीजीपी से रिटायर हुए जी। और आज घराने से भी ताल्लुक रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सीतामऊ के घराने से। तो बोले ये लड़का करेगा, डॉक्टर साहब आप करवाइए इसको। तो घुड़सवारी चालू हुई और ऐसी भगवान की कृपा बनी। मैंने बहुत नेशनल्स और सब खेला। मुझे एक बार मिल्खा सिंह जी ने चंडीगढ़ में यंगेस्ट राइडर ऑफ द कंट्री भी घोषित किया था, उन्होंने, वो आए थे देखने। ऐसे करके सब चीज़ें चलने लगी। पर साथ साथ मेरे पिताजी ने मेरा संगीत भी चालू रखा था। जैसे आपने कहा कि मैंने सबसे पहले मेरी पिताजी के बाद जो मेरी पहली गुरु रही कुंदा जोशी जी, उनके पास मैं सीखा। फिर वीजी रिंगे जी, पंडित वीजी रिंगे जी हमारे इंदौर के बड़े गायक रहे, उनके पास सीखा। फिर विदुषी कल्पना जोकरकर जी के पास मैंने संगीत को आगे बढ़ाया और फिर गुरु जी का, जैसे आपने बताया। इस तरह से ये भगवान ने पूरा मार्ग। बड़ा कंट्रास्ट है घुड़सवारी और संगीत। कॉन्ट्रास्ट देखने पे लगता है, महसूस करने पे दोनों तरफ ताल है, दोनों तरफ एक लय है। अगर वहाँ लय बिगड़ी तो आप घोड़े से गिर जाते हैं, और यहाँ लय बिगड़ी तो या तो आप बेसुर या बेताले हो जाते हैं। तो सारा कुछ साधने का ही है। वहाँ घोड़े को साधना या सुर और ताल साध के बैठना। जीवन के साथ भी ऐसा, जीवन की जिस दिन भी लय बिगड़ जाएगी या जीवन की ताल बिगड़ जाएगी, जी जी जी, तो आपका जीवन बेपटरी हो जाएगा। तो मैं एक इंटरव्यू में मुझसे ये प्रश्न जैसे आप पूछा, तो मैंने उस समय ही मुझे ध्यान आया था कि हम लोगों के यहाँ पे जैसे बड़ा ख्याल हम गाते हैं, तो वैसे ही घुड़सवारी में एक गेम होता है जिसे ड्रेसाज कहते हैं। वो बड़ा, उसको क्लासिकल हॉर्स राइडिंग ही कहते हैं। तो वो बड़े ख्याल जैसा बड़ी धीमी गति से उसका सब डिसाइडेड होता है।
फिर हम एक इस पे आ जाएं तो एक शो जंपिंग होती है जिसमें हम कुदाते हैं घोड़ों को अलग अलग हर्डल्स पे से। वो लगे रहते जी हैं, जी, उस पे से तो जी उस पे कुदाते हैं। वो बड़ा मनमोहक रहता है हाँ, घोड़ों का कूदना। जी। वो जिस रिदम में घोड़े कूदते हैं एग्जैक्टली बहुत ही गजब का रहता है। वो रिदम, क्योंकि वो जंप इतनी दूर होता है, हमें यहाँ से तय करना है कि उसको कब बैलेंस देना है, सब करना है। तो वैसे इधर हम लोग का जब थोड़ी सी मध्य लय का जो छोटा ख्याल शुरू हो जाता है वो तारतम्य वैसा लगता है। और फिर जब आपको कहीं टाइम कवर करना होता है तो एक वो द्रुत गति से घोड़े को आप फिनिशिंग लाइन से पार ले जाने के लिए करते हो, तो इधर हमारा तराना होता है वैसा, जिसको कि आमतौर पे द्रुत गति पे लय पे गाना पड़ता है। तो ये देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि ये बहुत विपरीत विषय है, पर बस यही मुझे लगता है कि डेस्टिनी था कि वो ताल लय का शायद मुझे वहाँ घोड़ों से एक जो यहाँ बैठ गया जाकर, और वो मुझे यहाँ काम आने लग गया। पंडित जी के पास आप कैसे पहुंचे, गुरु जी के पास? और इतना स्वनाम धन्य व्यक्ति जी, जी। जिनके नाम लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनके सानिध्य में आपने सीखा जी, जी, और उनसे के आप गंडाबंद शिष्य बने जी। ये सब कैसे हो पाया? कुछ 90s की बात है। एक बार शनि मंदिर में गुरुजी का कार्यक्रम हुआ और मेरे पिताजी के मित्र हैं जो गुरुजी के शिष्य भी हैं, दिलीप मुंगी जी। उन्होंने पिताजी से कहा कि आओ शाम को गुरुजी आ रहे हैं सुनने। तो मुझे पिताजी ने कहा, क्योंकि मैं तब राइडिंग करता था, मैंने कहा पापा कहाँ जाएंगे, मेरे को सुबह 5 बजे राइडिंग के लिए जाना है वहाँ। तो बोले थोड़ा सुन के आ जाएंगे। अब बस वही है, जब भगवान को कुछ कराना होता है तो जब हम वहाँ गए, शनि मंदिर हमारा छोटा सा, बहुत भीड़ गुरुजी को सुनने के लिए, और वो जैसे ही स्टेज पर आए, आप यकीन मानिए, मतलब अगर मेरे आंखों से अगर आप वो पिक्चर निकाल सके तो आपको वो पिक्चर आज भी मिल जाएगा। मुझे नहीं पता वो क्या गाए, मुझे आज भी नहीं पता क्या गाए, क्या हुआ, बस मुझे उनसे कुछ एक अलग, एक उनकी तरफ एक अट्रैक्शन हो गया। दूसरे दिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो मिलना है उनसे, क्योंकि मैं गा तो रहा ही था। बोले सुनाओ बेटा। मैंने सुनाया भी उनको, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था, बेटा मेरे पास समय नहीं होता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैं तुमको समय नहीं दे पाऊँ और बोलूँ आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा फिर भी गुरुजी आप? बोले नहीं बेटा अभी तो नहीं, आगे देखेंगे कभी। तब नेशनल्स के लिए हम बम्बई गए थे, तो वहाँ पर रिदम हाउस एक कैसेट शॉप है, वहाँ से मैंने पंडित जसराज टाइटल की बहुत सारी कैसेट्स खरीद ली। इंदौर आया, गुरुजी का फोटो बनवाया और उसके साथ में कैसेट सुन सुन के, और मेरे पास बहुत किस्मत अच्छी थी कि मुझे सब अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिलता चला जा रहा था। आपने भी जिक्र किया कुंदा जी और कल्पना ताई और सब, तो उनसे भी गाइडेंस लेके और मैं बस ये करने लगा। और एक बार अकोला महाराष्ट्र में गुरुजी का कार्यक्रम हुआ और मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई। तो उनको याद तो नहीं आया, पर उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ तानपुरे पे बैठो पीछे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं बैठ भी गया, उन्होंने स्टेज पे मुझसे गवाया भी। मुझसे कहते हैं दूसरे दिन होटल में आके मिलो सुबह। मैं गया उनके पास, बोले किससे सीखते हो? मैंने कहा आपसे सीखता हूँ। थोड़े नाराज हो गए, बोले मैं अपने बच्चों को भूलता नहीं हूँ, एक दिन सिखाया हो या जीवन भर सिखाया हो। फिर मैंने उनको सब वृत्तांत कि आप ऐसे ऐसे आए थे। बोला अच्छा तुम वो हो? मैं कहा जी जी जी। बोले अरे बेटा आओ बम्बई आओ। तो ऐसे ये घटनाक्रम हुआ और 99 से मुझे गुरुजी, ये मुझे लगता है कि ईश्वरीय सहयोग ज्यादा है बस इसमें। बस 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 मैं भी यही कहता हूं। मिलने का, मैं भी यही कहता जिस तरह से आपको मिलना और सीखना, बिल्कुल उनका बिल्कुल, भूल जाना फिर याद आना, जी जी जी, ये बहुत बिरला भाग्य, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ, मैं मुझे इस, क्योंकि उनके पैर दबाना, उनके साथ रहना, उनके साथ प्रोग्राम्स में जाना, उनके साथ खाना खाना, उनकी सेवा करना, उनको देखना इतने नजदीक से, मुझे लगता है यही एक, मतलब भगवान शायद ऐसे ही होते होंगे, ऐसा मुझे ये भी लगता है। फिर आपने ये जो संगीत गुरुकुल की स्थापना की है, जिसमें लगभग 200-250 बच्चे आपसे सीखते हैं जी, और इसको ही एक करियर के रूप में जी, बनाना संगीत को, जी, ये कैसे मन में विचार आया? मैं जब गुरुजी के पास सीख रहा था तो 2007 में मेरी शादी होना तय हुई कि शादी है। तो गुरुजी से बात चली रही थी कि ऐसे क्या करियर कैसे बनाएं। बोले बेटा थोड़ा सोचो, ये वो, तो शादी भी आ गई। बोले नहीं, अब तुमको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, गाना चलने दो जो भी होगा। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करूं, आप बताएं कैसे क्या करूं। बोले थोड़ा विचार करो क्या होता है क्या नहीं। ऐसे करते करते मैंने कहीं जॉब भी की, मैंने एक बिजनेस भी किया। सब होते करते 2009 में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि मुझे मेरे बिजनेस से मैं सिखाने की दिशा में मुड़ गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी ने बोला जरूर सिखाओ, बस एक चीज का ध्यान रखना, जो आता है वो सिखाना, जो नहीं आता कह देना नहीं आता, कुछ नहीं होगा। क्या बात है। मैं कहा जी गुरुजी। तो 2009 से मैंने इंदौर में सिखाना शुरू किया और होते होते वे भी आए गुरुकुल आके, बहुत खुश हुए, सब बच्चों को आशीर्वाद दिए यहाँ आके, सब किया। और बस ऐसे होते होते बस उनकी कृपा बनी रहे और संगीत आपको चलते जो रहे। आता है वो तो हमको सबको पता है, क्या नहीं आता है आपको?
मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती है। जैसे अभी सुरों का जो लगाव है किसी राग के लिए वो नहीं हो पाता है अभी। ताल के जो जितने जैसे जो मात्राओं में हम काम करते हैं, वो जो 16 मात्राएं या 8 मात्राएं जो भी मात्राएं, अभी वो सारी नहीं दिखती हैं। कुछ मात्राएं हल्की हल्की कहीं दूर दराज दिख जाती हैं, पर वो सब नहीं दिखती हैं गाते वक्त। अभी जो हमारे शास्त्रीय संगीत का जो तत्व है वो कहीं ऐसा लगता है कि छूट रहा है, कहीं उसको हासिल करने की बहुत इच्छा है, उसे महसूस करने की बहुत इच्छा है। सुर बहुत इच्छा होती है कि जो सच्चा सुर है, जिसके विषय में हम गुरुजी से सुनते हैं और बड़े दिग्गजों से सुनते आए हैं, कभी वो लग जाए और अपने अंदर शरीर में ऐसा कुछ भाव उत्पन्न हो कि हाँ ये सही है, वो अभी अछूता है। अभी प्रभु दर्शन भी नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा कि ये तो सबसे सरल माध्यम है भगवान के पास, तो वो दर्शन भी अभी कभी नहीं हो पाए हैं। तो एक लंबा सफर भी आपको पार करना है, साधना है। तो ये सब नहीं आता अभी। मैं तो आपको 2001-2002 में मुझे वो बच्चा याद है जो इस कॉलेज से मेरे कॉलेज में सुगम संगीत स्पर्धा में भाग लेने आया था और प्रथम पुरस्कार लेकर गया था। तो उस दिन मैंने ये जरूर कहा था अपने कुछ साथी प्राध्यापकों से कि ये बच्चा जो है इंदौर का नाम रोशन करेगा जी। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आपने वास्तव में शास्त्रीय संगीत में जो इंदौर का नाम रहा है, बड़े गुलाम अली खान साहब या और भी अनेक तमाम लोग हैं, लता मंगेशकर जी तो जन्म इंदौर में हुआ है, उस सब श्रृंखला कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ा रहे हैं। पर जिस तरह का संगीत अब हो गया है जी, और संगीत के नाम पर शोर जो हो गया है जी, जी, और आप लोग पक्के गाने वाले लोग हैं, क्लासिकल वाले लोग हैं, तो इस और अभी जो लोग सुनना चाहते हैं वो फ्यूजन सुनना चाहते हैं या जो हनी सिंह साहब जिस तरह से गाते हैं उस तरह का सुनना चाहते हैं, तो ये सब कहीं मन को पीड़ा नहीं देता है? पीड़ा जरूर होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि संगीत के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर साहित्य के साथ भी हो रहा है, ये ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। एक बार मेरी बेटी ने कार में मुझसे पूछा, एक गाना रेडियो पे बज रहा था, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। मुझसे बहुत छोटी थी वो, उसने पूछा पापा वोदका क्या होता है? आप बताइए क्या जवाब हो सकता है? मैंने 1 मिनट सोचा, मैं बोलूं ये दवाई है, तो कभी बीमार पड़े तो बोले पापा वोदका दे दो। मैं सोच में आज भी हूं कि इसका जवाब क्या बनता है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तकलीफ मुझे इस बात से नहीं है कि कोई काम कर रहा है, सबको जैसा जैसा मौका मिलता है अपना अपना काम करते हैं। मुझे सिर्फ तकलीफ जहां होती है कि हम एक इतने समृद्ध सब चीजों को लेकर हम चलते आ रहे हैं, परंपराएं हैं, इतना हमको जाना ही इसलिए जाता है, मुझे तो यही लगता है, हमारे भारत देश को। और उसमें से भी संगीत सर्वप्रथम ऐसी मुझे लगता है कि कला है जिसको सब देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया देखती है, तो उसका हश्र इस कदर हो जाएगा ये मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा था। पर इसका दूसरा पक्ष भी मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आपने फ्यूजन मैं भी करता हूं, फ्यूजन में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां हम किसी दूसरे देश के व्यक्ति से सांगीतिक मुलाकात कर रहे हैं। तकलीफ वहां हो जाती है कि हम कहें तो फ्यूजन, पर मैं भी वेस्टर्न गाऊं और वो भी वेस्टर्न बजा दे, तो ये फ्यूजन नहीं हुआ, आप उनके साथ घुल मिल गए। नहीं, हम घुलेंगे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे, हम अपना गाएंगे, हम अपना गाएंगे। आप आइए हमसे मिलिए, आप बताइए आपके संगीत में क्या है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं, ऐसे हम संगीत में बातचीत करते हैं, तो वो फ्यूजन है। बड़े बड़े उस्ताद जाकिर हुसैन जी के फ्यूजन आप सुनिए, और वो तो उस जमाने में रविशंकर जी ने बीटल्स के साथ जो काम किया है, बताइए, वो तो अद्भुत है, अद्भुत है। तो फ्यूजन से परेशानी नहीं है। वो जब ऐसा सभी लोग कहते हैं कि वो जब कंफ्यूजन में तब्दील होने लगता है, बस वो लाइन अगर आपको समझ में आ जाए, और ये आपको एक अच्छा गुरु, एक मार्गदर्शक और आपके खुद के कान अच्छे होने चाहिए, जिससे आप समझ जाएं कि अब जा रहा है, तो उसको रोक के आप सुनकार भी अच्छा होना पड़ता है, खुद को, फनकार को सुनकार भी होना बहुत अच्छा होना पड़ता है, बहुत अच्छा होना पड़ता है। अब मैं अगर फिल्मी संगीत की आपसे बात करूं तो बहुत पहले जो फिल्में बनती थी और उस फिल्म में जो गायन होता था उसमें एक शास्त्रीयता का पुट होता था, एक तड़का शास्त्रीयता का जरूर होता था। मन्ना डे साहब और मोहम्मद रफ़ी जी और बहुत तमाम लोग इस बात के लिए बड़े विख्यात थे। लेकिन अब मैं बात कर रहा था उस दिन हम अनुराधा जी से, पोडवाल जी से, तो वो उनसे भी मेरा जिक्र यही चल रहा था कि लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा इतना हैवी हो गया है संगीत में। सही बात है कि गायक कलाकार को जो पहले कहते थे कि वो ऑर्केस्ट्रा इसलिए होता था कि वो थोड़ी सी सांस ले सके, जी जी,
अब तो गायक कलाकार बहुत पीछे चला गया और ऑर्केस्ट्रा बहुत ज्यादा हो गया। जी। तो ये परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, इसको आप इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? मैं जब को इसका उल्टा बताता हूं आपको, ऑर्केस्ट्राइजेशन पहले ज्यादा था, क्योंकि एक्चुअल वायलिन सिम्फनी बैठती थी, 50 लोग 100 लोग वायलिन लेके बैठे हुए हैं, 3 या 5 लोग तबला बजा रहे हैं, सितार हैं, सब हैं। पर वही कान की बात है, जो नौशाद साहब के कान थे उनको मालूम था कि मुझे किसको कितना बैलेंस रखना है। आज इंस्ट्रूमेंट तो कम है, एक सिंथेसाइजर आता है वो सब बजा के चला जाता है, पर जो टेक्नोलॉजी ने जो लाउडनेस बढ़ा दी है उसकी, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रही है। तकनीक ने संगीत का नुकसान किया है? तकनीक ने नुकसान भी किया और फायदा भी पहुंचाया। फायदा तो ऐसे पहुंचाया कि आज जैसे मैं कोई चीज गाऊं तो मुझे मेरे गले पे बहुत स्ट्रेस नहीं है, पर मैं अगर 1 घंटे गाने की मेरे में काबिलियत है तो मैं उस टेक्नोलॉजी के आधार पर मैं 2 घंटा अपने फुल फ्लेजेड गाना गा पाऊंगा, जो पहले ऐसा नहीं होता था। पर तकनीक ने ये कर दिया कि भाई आप सिर्फ एक बार हेलो बोलें तो 10 आवाज़ों में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रुप्स बन जाते हैं, आजकल वोकल वो बहुत सारे प्रोसेसर्स लग जाते हैं, ये सब होते हैं। तो तकनीक कहीं ना कहीं, हालांकि तकनीक ने संगीत को तो बहुत आगे बढ़ाया। मैं ये जो फिल्मी ऑर्केस्ट्रा है या फिल्मी गीत संगीत है, इसमें शोर शराबा ज्यादा हो गया, माधुर्य खत्म हो गया, गीतों में भी वो बात नहीं रही। शब्दावली भी जो है, गीतों के लिरिक्स भी जो है वो भी अब जैसा आपने एक उदाहरण दिया वोदका वाला, लिरिक्स भी उतने दमदार नहीं है, और गाने वाले भी अब वो नहीं है जो बात मन्नाडे साहब में थी, मोहम्मद रफी साहब में थी, जो बात लता जी और शमशाद बेगम में थी, वो बात नहीं है। बात है पर वो अछूती रह जाती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं अरिजीत सिंह का, अरिजीत सिंह के बहुत अच्छे गाने, आप अगर उसका मेलोडियस जो मेलोडिक एस्पेक्ट है उसका अगर आप देखें, बहुत अच्छे गाने हैं। सोनू निगम जी के बहुत अच्छे गाने, हरिहरन, शंकर महादेवन, इन लोगों के बहुत अच्छे गाने हैं, पर इन गानों पे हावी हो जाते हैं वो गाने जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। कालजे ही नहीं है ना, इनके गाने कालजे ही नहीं है। मैं जिन गानों का जिक्र कर रहा हूँ जी, वो कालजे ही गाने। कालजे सर, मुझे ऐसा लगता है कालजे ही वो इसलिए है क्योंकि वो आपको याद है और मुझे याद है, पर जो मेरे बाद की जनरेशन जिन्होंने इन्हीं को सुना है, जिनने रफ़ी साहब का जिन्हें नाम भी नहीं पता है, वो इन गानों को कालजे ही लेके आगे बढ़ता चला जा रहा है। बोले हमारे लिए तो आशिकी के गाने, जैसे आशिकी की बात करें जो राहुल रॉय की आई थी, तो बोले नहीं नई आशिकी के कुमार सानू था, बोले नई आशिकी कुछ नहीं है, पुरानी आशिकी। तो आशिकी उनके लिए कालजे ही हो गई, हम आपके लिए उसके पहले की कोई होगी, मेरे लिए और कोई होगी। तो एक कालजयी होना किसी संगीत का उसके संगीत के अच्छे होने पे तो निर्भर करता है, पर आप क्या दे रहे हैं, मतलब एक्सपोजर क्या है, वो उसकी, इसको मुझे लगता है कि वो आप नई जनरेशन को सिखा रहे थे बहुत, अभी कोविड के पहले से लगातार लोग आपसे सीख रहे थे, कोविड ने जरूर इसको प्रभावित किया होगा। नई जनरेशन में शास्त्रीय संगीत के प्रति, सुगम संगीत के प्रति किस तरह की अभिरुचि है और वो क्या चाहती है? क्या या वो वही फिल्मी वाला उनको तामझाम चाहिए, या वास्तव में वो एक सुरों की साधना करना चाहते हैं? मैं इस बात पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जो यंग, जिनको हम यूथ कहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ये सब काम करना चाहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक करना चाहते हैं, बैठ के रियाज करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। उनको एक्सपोजर नहीं है, उन्हें हमारे किसी भी डिजिटल माध्यम से उसका एक्सपोजर ही नहीं है। आप मुझे सिवाय विविध भारती को अगर हम छोड़ दें तो उन्हें कहीं भी क्लासिकल सुनने नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। तो जब वो मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको धीरे 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 करके बताता हूँ कि ये है भाई, तो आप विश्वास मानिए मेरे गुरुकुल में सुबह के समय पे नंबर लगता है कि सुबह 9 से 10 मैं रियाज करूँगा, 10 से 11 मैं करूँगा, 12 से 2 मैं रियाज करूँगा। तो ऐसा स्लॉट करके हम सारी क्लासेस स्टूडेंट्स बुक करा लेते हैं कि सर हम रियाज करेंगे इस टाइम पे। खुद आते हैं, रियाज करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के रियाज करते हैं, रात में रियाज करते हैं, मुझे रियाज की रिकॉर्डिंग भेजते हैं। और ये सब शास्त्रीय, फिल्मी। मैंने उनको ये बताया आप गाओ, सब कुछ गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अगर हमने पक्का करते चले गए तो आपको कोई परेशानी, तो वो समझे भी इस बात को। आप सूफियाना भी सिखाते हैं? मैं सिखाता सिर्फ शास्त्रीय संगीत हूँ, पर हाँ हम लोग चर्चा सब विषयों पे करते हैं। जैसे मैं खुद भी नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुनता हूँ, तो हम उस गाने को लगा लिया, उनका कोई अच्छा गाना कोई कहीं सुना, उस पे बैठ के चर्चा की कि ये क्या गा रहे हैं, उन्होंने इसको कैसे सब चीज़ों को लगाया, कौन से सुरों का इस्तेमाल किया, क्या क्या वो कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लगातार करते हैं। क्योंकि आपका गजल से संबंध है, आपकी माता जी के मुताबिक आप
अर्जुन जो अभिमन्यु की भांति जो जी, है जी, जी। घरों में गजलें सुनते थे। जी। फिल्मों में पहले बहुत गजलें हुआ करती जी, थी। जी, जी। गजलों के गायन के कार्यक्रम भी पहले बहुत हुआ बहुत करते होते थे। थे। जी, जी। मगर अब गजल उतनी ज्यादा, अब गजल बस वो पीने पिलाने, जी, 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 शराबी रिंद और मधुरालय मधुशाला तक रह गई है। रह गई। तो ये गजल का ये इस तरह का ये फेस क्यों आया? गजल अगेन देखिए क्या है, मतलब ये जो सब बातें संगीत के विषय पे हो रही, एक्सपोजर नहीं है, हैं तो बहुत लोग काम करने वाले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अपने हमारे, मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, बट हमारे मालवा क्षेत्र के लिखने वाले बहुत सारे ऐसे शायर लोग हैं जिन्होंने एक से गजलें लिख के रखी हैं, गीत लिख के रखे हैं। राहत इंदौरी साहब तो खैर फिल्मों की वजह से और दूसरे बिल्कुल। बहुत लोकप्रिय भी हुए, पर एक्सपोजर ही नहीं है। जैसे मेरे पास बुंदू खां एक नाम बुंदू हुआ खां साहब हैं, जी जी, ये लोग सब गा रहे हैं, पर आप बताइए कि उनको एक्सपोजर नहीं है। वो गा रहे हैं, वो शायद अभी किसी के घर में महफिल उन्होंने सजाई, किसी जगह गा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर एक्सपोजर जो हमारा जो मीडिया बन गया है उसने एक बाउंड्री बना दी है कि भाई हम जो सुनाए वो सुनना है, आप अपने मन से नहीं सुन सकते। तो इससे ये सब चीजें पीछे, नहीं तो पहले तो रेडियो पे सेट था कि मेहदी हसन खान साहब की गजलें आएंगी, इतनी वजह से ये होगा। अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो हम जो सुनाए तब वो सुनाते थे, हम सुनते थे, और आज ये सुनाते हैं तो हम सुन रहे हैं। सुरेश वाडेकर साहब बहुत ही कमाल के वाह। शास्त्रीय गायक हैं, और वो फिल्मों में भी उन्होंने काफी काम किया है, फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए। कभी आपका मन नहीं है, इस दिशा में नहीं जाना चाहते कि फिल्मों में भी आपको गाने का मौका मिले? हमारे इंदौर की एक बच्ची है पलक, उसको मौका मिला है, और भी दूसरे लोग गाते रहे। तो क्या कभी आपका मन है? स्वानंद तो गाने लिखते हैं, इंदौर के हैं। स्वानंद जी नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पिक्चर में, क्योंकि वजह क्या है इसकी? वो एक बहुत अलग दुनिया है। मुझे उस दुनिया में कुछ अधूरापन लगता है, जो मुझे लगता है वो मेरे अधूरीपन को शायद ये शास्त्रीय संगीत पूर्णता प्रदान करता है। लाइट म्यूजिक में मुझे, क्योंकि मैं खुद गजलें भी गाता हूँ, मुझे फिल्मी संगीत भी पसंद है। पर आपको गजल, आपकी गजलें मैंने सुनी है जी, जी, कॉलेज दौर में जब हाँ जी जी, आप गाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर, जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, किसी ने फरमाइश कि आप कोई फिल्मी सुनाइए, तो मैंने एक फिल्मी थोड़ा सा 4-5 लाइन, तो उस कार्यक्रम के बाद मुझे एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि बोले गौतम तुम वो गाना सुनो, तुमने वो गाना ठीक नहीं गाया। अब हुआ यूं था कि वो जो गाना था, फिल्मी गीत था, एहसान तेरा होगा मुझ पर, वो यमन राग पर आधारित था। मेरे दिमाग में यमन की छवि कोई और थी और मैंने वो छवि उस गाने में डाल दी। तो ये हो गया कि नहीं, क्योंकि रफी साहब ने ऐसा नहीं गाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म म्यूजिक में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक था, हाँ मैंने बिल्कुल सही गाया। वो यमन का एक आधार लेकर जो राग आधारित होते हैं गाने, जैसे हमने कुछ आलापी लेके और उसको कर दिया। तो फिल्म म्यूजिक मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बंधा हुआ है कि 3 अंतरे हैं, बस इतना गाना है। अब शास्त्रीय संगीत में मुझे थोड़ी लिबर्टी दिखती है। हमारे पास होती भले ही 2 लाइनें हैं, पर आप में कितनी कुवत है उस 2 लाइनों को, कितने एक्सप्रेशंस आप दे सकते हैं तरीके से। जो आपका आलाप ही है, कितना ले सकते हो आप, कितना कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि एक आलाप लेकर आप यहाँ दिखा सकें हमारे दर्शकों को। जी मैं तानपुरा लगा सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास ही है, अभी है सर? हाँ रखा हुआ है पीछे, ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। सखी कलना परत मोहे घरी पल झेण दिन आली पिया बिन सखी मदनी रे धरणी परे
मुझे तो लगता है कि आपसे मैं बातचीत करने के बजाय अपने दर्शकों को कुछ आपसे सुनवाता रहूं, जी। चूंकि मैंने आपको सुगम संगीत स्पर्धाओं में, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत भाग लेते हुए देखा है, सुना है। कुछ लाइट म्यूजिक में आपकी कुछ चीज हमारे दर्शकों को। जी, एक बहुत फेमस गज़ल है जो जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे एक्सपोजर की, मुझे सब लोग कहते हैं जो मैं गज़ल आपको सुना रहा हूँ कि ये अरिजीत सिंह साहब की या पेपॉन एक सिंगर है उनकी है, जबकि ये तो है तो मेहदी हसन खान साहब की। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। वाह, तो आपने बहुत ही स्नेहपूर्वक पंडित गौतम काले को सुना है। और कलाकार की, फनकार की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी विनम्रता। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि कमियां क्या हैं, आपको आता क्या नहीं है, तो उन्होंने अपनी इतनी सारी कमियां गिनाना शुरू कर दी कि मुझे लगा कि मैंने ये सवाल गलत कर लिया, मुझे रोकना चाहिए। यही विनम्रता है, और गौतम काले की यही विनम्रता उन्हें बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाली है। मेरी बात याद रखिएगा, गौतम काले की वजह से इस शहर को जाना जाएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।